हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे लोअर पीसीएस मेंस 2021 विज्ञान सीरीज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इसके पहले 13 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन हो चुका है। तो इसमें जो 35 प्लस क्वेश्चन हो सारे इस प्रभात कंपटीशन की बुक से लिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तभी इसका फ़ायदा एग्जाम में मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश कांच से होकर पानी में जाता है, पानी से होकर कांच में जाता है, पानी से होकर वायु में जाता है, कांच से होकर वायु में जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पानी से होकर कांच में जाता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है जब पानी से होकर कांच में जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना नहीं होती है। तो पानी जो है वो कांच है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 1.33। ठीक है, सॉरी, हाँ, कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5 और पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। तो इसकी तुलना में विरल माध्यम है। ठीक है, अतः प्रकाश के पानी से होकर कांच में जाने पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देगा? अगर एक अंतरिक्ष यात्री जो है आकाश को देखता है तो उसको कैसा, किस कलर में आकाश दिखाई देगा? हम लोगों को तो नीला आकाश दिखाई देता है, बट जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको काला आकाश दिखाई देता है। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। क्योंकि दिन में वायुमंडल की धूल और गैसों के कणों द्वारा सूर्य के प्रकाशीय वर्णक्रम में उपस्थित नीले रंग का प्रकीर्णन या फैलाव अन्य रंगों की तुलना में अधिक हो जाता है। परिणाम स्वरूप हमें आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जब हम अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखते हैं तब अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण उन्हें आकाश काला दिखाई देता है। तो आंसर इसका डी पार्ट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का क्या कारण है, यह बताना है। तो पानी की टंकी अगर ऊपर से देखें तो कम गहरी दिखाई देती है, इसका कारण है अपवर्तन। डी पार्ट इसका सही हो जाएगा, अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूर्योदय के और सूर्यास्त के समय वायुमंडल की में लालिमा जो है किस कारण छा जाती है, किसके विक्षेपण के कारण होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण होता है। तो बी पार्ट से ही हो जाएगा, प्रकीर्णन। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं होता है? ठीक है, निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं होता है? तो देखिए, सूर्य का सूर्यास्त के समय जो लाल दिखाई देता है ये अपवर्तन का परिणाम नहीं होता। बाकी तारों का टिमटिमाना, सूर्य के आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना और सूर्य का वास्तविक उदय से 2-3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, ये सारे जो है अपवर्तन का परिणाम है। जबकि सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना यह अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। ये प्रकीर्णन का परिणाम होता है, लाल जो दिखाई देता है सूर्यास्त के समय। अगला प्रश्न देखते हैं, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? अभी देखिए, टंकी वाला है, इसके बाद ये फिर बीकर वाला है, तो ये भी अपवर्तन के कारण होगा। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, अपवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लेंस किससे बना होता है, किस कांच का बना होता है लेंस? तो लेंस के निर्माण में क्राउन कांच एवं फ्लंट कांच का इस्तेमाल किया जाता है। तो बी पार्ट इसका सही हो जाएगा, फ्लंट कांच। अगर ऑप्शन में क्राउन कांच है तो वो भी सही हो जाएगा, क्राउन कांच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत। दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दूरबीन का, सिनेमा का, पारदर्शी का या कैमरा का? तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेमा का। ठीक है, मस्तिष्क द्वारा रेटिना पर पड़ने वाले प्रकाश की संवेदना प्रकाश स्रोत एवं प्रतिरोध के हटने से कुछ क्षण बाद तक रहती है, जिसे दृष्टि का स्थायित्व कहते हैं। यदि किसी क्रिया के विभिन्न पहलुओं के चित्रों को कम क्रम से तैयार किया जाए और उन्हें एक द्रुत क्रम में देखा जाए तो आंखें चित्रों को जोड़ देती हैं और परिणामतः चलते हुए प्रतिरूप का भ्रम होता है। इस कल्पना का उपयोग चलचित्र एवं टेलीविजन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, मरीचिका उदाहरण। मरीचिका किसका उदाहरण होता है? तो मरीचिका जो है वो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। तो इसका डी पार्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये एक वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम होता है, मरीचिका, मिरेज जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, जो कि रेगिस्तानों में ज़्यादातर ये बनता है।
अगला क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सीवी रमन को जो है वो दिया गया था प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से ही हो जाएगा और इन्हें 1930 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाहनों में अग्रदीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो वाहनों में जो है परवलयीय दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, परवलयीय अवतल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.3 मिनट होता है इसका समय। आंसर इसका सी पार्ट से ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो शीशे की मात्रा जो है वो उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में पाया जाता है। आंसर इसका सी पार्ट से ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो देखिए, पायरेक्स कांच के सामर्थ्य के लिए अधिक सामर्थ्य के लिए जो है वो बोरेक्स उत्तरदायी होता है। आंसर इसका बोरेक्स हो जाएगा। ठीक है, बोरेक्स का उपयोग जो है पायरेक्स कांच के निर्माण में किया जाता है। सर्वप्रथम कार्निंग ग्लास वर्क्स कंपनी द्वारा पायरेक्स कांच का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? तो उस क्रिया का नाम बताना है, उस धातु का नाम बताना, तो उसका नाम हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट में कैडमियम है। कैडमियम जो है हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है, खासकर जल के साथ अपक्रिया करके। अगला क्वेश्चन है, फेलिंग के विलयन के साथ कौन सा एक प्रतिक्रिया करेगा? तो फेलिंग के विलयन के साथ जो है वो एल्डिहाइड समूह के कार्बनिक यौगिक प्रतिक्रिया करते हैं। तो HCHO एल्डिहाइड समूह का एक यौगिक है जो कि इसके साथ प्रतिक्रिया करेगा। तो आंसर इसका ए पार्ट से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका क्या कारण है? तो देखिए, इसका कारण होता है पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जाता है, क्या है, कौन सा तत्व है? तो उस तत्व का नाम है रेडियम। ठीक है, रेडियम जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है लेकिन इसको कृत्रिम विधि से इसको उत्पन्न किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? ठीक है, ऐसा कौन सा तत्व है जो धात्विक और अधात्विक रूप से व्यवहार करता है दोनों बार? तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, बोरान। ठीक है, बोरान जो है धात्विक और अधात्विक दोनों रूप से रासायनिक व्यवहार करता है और ये आवर्त सारणी के 13वें समूह का तत्व है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है, ये बताना है। तो अधिक विद्युत चालकता वाली धातु जो है चांदी है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा धातुओं की वैद्युत चालकता धातुओं में सबसे अधिक होती है। सिल्वर या चांदी की वैद्युत चालकता या उष्मा चालकता तत्वों में सबसे उच्च होती है। ठीक है, इसमें अगर क्रम में देखा जाए तो चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और इस्पात सबसे बाद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की द्युति का कारण होता है। ठीक है, धातुओं की द्युति का क्या कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, आंसर सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा क्योंकि इनमें अन्य परमाणुओं की तुलना में यह होता है, क्या होता है ये बताना है। तो भारी धातुओं का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें उच्च घनत्व पाया जाता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो वह धातुएं जिनका घनत्व जो है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से अधिक होता है उन्हें भारी धातुओं की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण में कौन कौन सी धातु हैं? तो कैडमियम है, कॉपर है, सीसा है, ये सारी धातुएं जो है भारी धातुओं में आती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? देखिए, इसमें हम क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड में करेंगे इसको तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है। तो धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सा ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीसा। ठीक है, सीसा जो है सर्वाधिक हीन चालक होता है। ठीक है, जबकि लोहा, सिल्वर, स्वर्ण, विद्युत का अच्छा चालक होता है, यानी सबसे खराब चालक इनमें से सीसा होता है। अगला प्रश्न है, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में होता है? तो साइट्रिक एसिड जो है पाया जाता है वो नींबू में पाया जाता है। आंसर इसका डी पार्ट से होगा, नींबू। ठीक है, नींबू, संतरा, मौसमी, इसमें सब में साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? मतलब गुर्दे की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो वो होता है नेफ्रॉन। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है गुर्दे की सबसे निस्यंदन इकाई होती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जिसमें जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो जल के संतुलन के लिए जो उत्तरदायी होता है वो होता है गुर्दा, किडनी। ठीक है, किडनी जो होता है वो जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है मूत्र बनता है, मूत्र किससे बनता है। तो वो बनता है संग्राहक वाहिनियों में। ठीक है, संग्राहक वाहिनियों में। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। संग्राहक वाहिनियाँ जो है वृक्क का भाग होती हैं। मूत्र अम्लीय होता है। मूत्र का रंग जो है पीला रंग होता है। उसमें क्यों होता है पीला, तो उसमें ये यूरोक्रोम वर्णक के कारण ये पीला रंग होता है। तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। तो यूरिक एसिड का उत्सर्जन जो है वो अमीबा करता है। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, अमीबा। अमीबा जो है वो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र के स्रावन के को बढ़ाने वाली विधिक औषधि को क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मूत्र की उपस्थिति जो है उसको ज़्यादा तेज करने के लिए उसको कहा जाता है डाईयूरेटिक। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। मूत्र की अधिकता आने के कारण डायूरेटिक होता है, डाईयूरेटिक। अगला क्वेश्चन है मूत्र का असामान्य घटक क्या होता है। यूरिया, क्रिएटिनिन, एल्ब्यूमिन या फिर सोडियम। तो देखिए मूत्र का असामान्य घटक जो होता है वो एल्ब्यूमिन होता है। ठीक है, सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। सामान्य मूत्र में जो है 95% जल पाया जाता है, 2% लवण होता है जैसे कि Na+, K+Cl- होता है, और 2.6% यूरिया होता है, 0.3% यूरिक एसिड होता है और क्रिएटिनिन होता है। ठीक है, इसका रंग यूरोक्रोम जो के कारण पीला होता है। इसका pH मान 6 होता है और मूत्र में जो है एल्ब्यूमिन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एलोसोम किसे कहते हैं। तो एलोसोम जो कहा जाता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, लिंग गुणसूत्र। ठीक है, मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण की अपरा कोशिका किसमें सहायक होती है। तो भ्रूण की अपरा कोशिका यानी कि एलेंटोइस जो होता है ये उत्सर्जन में सहायक होता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा सही। ठीक है, ये भ्रूण में मेटाबॉलिज्म से उत्पन्न CO2, यूरिया आदि अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से वो कौन सा अंग है जिससे पानी, वसा और विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ जो है उत्सर्जित होते हैं। तो वो अंग है वृक्क। ठीक है, यानी कि किडनी से ये पानी, वसा, विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ जो है उत्सर्जित होते हैं। तो इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन जो है वो कोशिका गुच्छ के द्वारा होता है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, कोशिका गुच्छ। ठीक है, संघ हेमिकार्डेटा के अंतर्गत आने वाले जीव समुद्री होते हैं खासकर। इनमें उत्सर्जन कोशिका ग्लामेरुलस के द्वारा होता है जो कि रुधिर वाहिनियों से जुड़े होते हैं। तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल सेशन जिसमें विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस हुए, प्रैक्टिस नंबर 14। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे कि नया वीडियो अपलोड तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।